नमस्कार। वीर चंद सिंह गढ़वाली पुस्तक का ये चौथा अध्याय फ्रांस को 1915, जिसकी रचना की है राहुल सांकृत्यायन ने, को मैं पढ़ रहा हूँ। लड़ाई का वक्त था। रंगरूटों को जल्दी जल्दी थोड़ी बहुत युद्ध की शिक्षा देकर मैदान में भेज दिया जाता। उनको पक्का बनाने के लिए फुर्सत कहाँ। प्रशिक्षण समाप्त होते ही लाम लड़ाई पर हमें जाना है। और चंद्र सिंह और उनके साथियों को मालूम था। मालूम नहीं कैसे लाम शब्द का प्रचार हुआ। 6 जुलाई 1915 की सुबह मुंबई के लिए 2 अंग्रेज अफसरों के साथ 75 जवान लैंसडाउन से रवाना हुए। वह सैनिक जा रहे थे लड़ाई के मैदान में, लेकिन उनके पास न राइफल थे न गोली गट्टा। उन्हें साथ ले जाने की ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि बहुत से हथियार तो इंग्लैंड से बनकर भारत में आते थे। वह यूरोप में जाने पर मिल जाते। जर्मनी चाहे रूस और फ्रांस के भीतर कितना ही घुस जाए आया हो, लेकिन भूमध्य सागर अभी भी अंग्रेज़ों की झील थी, जहां उनके जहाज़ बेखटके आ जा सकते थे। चंद्र सिंह और उनके साथियों के पास पानी का एक टॉमलेट और खाकी पोशाक पूरी थी। चलने के दिन अपने सामान को लेकर जवान लैंसडाउन के परेड खेत में पाती से खड़े हुए। डिपो कमांडर ने उनका निरीक्षण किया। रास्ते में जो दिक्कतें पेश आएंगी उनको समझाया। फिर आंसू बहाते हुए भगवान से प्रार्थना करते हुए बोले, जवानों, तुम लोग अपने बादशाह और अपने देश के लिए लड़ाई पर भेजे जा रहे हो। अपने माँ बाप और गढ़वाल की इज्जत का ख्याल करके खूब बहादुरी से लड़ना। भगवान तुमको जिंदा और खुशहाल अपने बाल बच्चों से लाएगा। सलाम। जवानों ने भी एक साथ सलाम किया। गढ़वाल का कौमी नारा बद्रीनाथ की जय बोलते हुए रवाना हुए। सड़क के दोनों तरफ गढ़वाली जनता खड़ी थी। गढ़माता के पुत्रों को युद्ध में बलि चढ़ाने के लिए जाते देखकर सभी आंसू बहा रहे थे और लपक लपक कर गले में फूलों के हार पहना रहे थे। लोगों की जय ध्वनि से आकाश गूंज रहा था। चंद्र सिंह मन को कह रहे थे, अब गढ़वाल आने की आशा छोड़ो। देश विदेश देखने की बड़ी साथ थी, सो पूरी होने जा रही है। लैंसडाउन से पैदल 14 मील, रास्ते में 2 गड्ढा 4 मील पर पड़ता है। अभी फौजों में मोटरों और लॉरियों का प्रचार नहीं हुआ था, ना उनकी बहुतायत थी। लड़ाई के बाद ही हमारे देश में मोटर युग आरंभ हुआ। स्टेशन तक उन्हें पैदल ही चलना था। चलते चलते सिपाहियों के पैरों को जूतों ने काट लिया। प्यास बड़ी लगती। जुलाई का महीना वर्षा का समय है। वर्षा हुई तो पानी से, और न वर्षा हुई तो पसीने से भीगना। हर तरह से भीगना ही होता था। प्यास के मारे वह रास्ते में बार बार पानी पीते, लेकिन बुझती ही नहीं थी। कई जवान तो कह करने लगे। कोटद्वार पहुँचते पहुँचते लोग समझने लगे हैजे ने पकड़ लिया। सभी घबराने लगे। युद्ध देवी के बदले हैजा माई तो बलि ले लेना नहीं चाहती। खैर, किसी तरह टोली स्टेशन पर पहुंची और उसी 6 जुलाई को ही 9 बजे रात को उनकी ट्रेन रवाना हो गई। बीच में बदलने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उस समय सैनिक ट्रेनें छूटा करती थी। सहारनपुर स्टेशन पहुंचने पर फौजी डॉक्टर ने जवानों को नीचे उतारकर उनकी परीक्षा की। फतवा दिया कि कालरा यानी कि हैजा हो गया है। उनका डब्बा काटकर अम्बाला की ट्रेन में जोड़ दिया गया। हैजा की रोकथाम करने के बाद ही उन्हें लाम पर भेजा जा सकता था। कालका से पहाड़ी रेलवे के ऊपर बैठे ठंडी ठंडी हवा के झोंके लगने लगे और सोलन पहुंचकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। मानो सबके शरीर में नया प्राण आ गया। कहाँ देश में आग की भट्टी में जलना पड़ रहा था और कहाँ हिमालय की यह शीतल मंद बयार। कुछ लोग इसके लिए भी परेशान थे कि ना कितने दिनों तक यहाँ रुकना पड़े, कहीं तब तक लड़ाई न ख़त्म हो जाए। फिर लोग हम पर हंसेंगे। जिन लोगों ने कैद की थी उनको सब गाली दे रहे थे। इन्होंने रास्ता काट दिया। सोलन पहुंचने पर देखा वहाँ वर्षा हो रही है। कैद करने वालों को एक अलग छोलदारी में रखा गया। 21 दिन क्वारंटीन का समय बिताना पड़ा। फिर वह वहाँ से छोटी लाइन पर बैठे और कालका में 29 जुलाई को बम्बई की ट्रेन पर चढ़ गए। वहीं 75 जवान फिर साथ थे। कालका से बम्बई तक देश को एक छोर से दूसरे छोर पर पार कराना था। इसमें वही दृश्य उनके सामने नहीं आया जो गढ़वाल में देखे थे।
दिल्ली और कितने ही बड़े बड़े शहर रास्ते में पड़े पर चंद्र सिंह और उनके साथियों को प्लेटफॉर्म या दौड़ती इमारतें ही दिखाई पड़ी। गर्मी से परेशानी बराबर रही। ट्रेन बम्बई पहुंची। विक्टोरिया गोदी में जाकर उन्होंने एक रात विश्राम किया। उनके लिए कोकनाडा जहाज इंतजार कर रहा था। अगले दिन 2 बजे दिन को उन्हें जहाज पर बैठाया गया। 300 लैंसडाउन में पहुंच गए थे और दूसरी जगहों से भी कितने ही सिपाही आ गए। सब मिलाकर 700 जवान फ्रांस की लड़ाई में जा रहे थे। 1 अगस्त 1915 को कोकनाडा ने भारत की भूमि छोड़ी। चंद्र सिंह को बम्बई देखने की बड़ी इच्छा थी, लेकिन फौजी नौकरी सैर सपाटे के लिए थोड़ी ही होती है। सैनिक और कैदी के जीवन में थोड़ा ही अंतर होता है। जहाज भोंपू दे धीरे धीरे खिसकने लगा। बम्बई नगर की अट्टालिकाएं छोटी और छोटी होती गई। फिर एक धुआं किसी चीज क्षितिज पर कुछ समय तक दिखती रही। समुद्र की यात्रा हर एक अजनबी के लिए कुछ विचित्र सी मालूम होती है। अगर समुद्र शांत रहा तो वह विचित्र भर रह जाती है, लेकिन उस समय अरब सागर शांति रहने के लिए तैयार नहीं थी। वह पालने झुलाने लगा, जिसकी गति धीरे धीरे बढ़ चली। जवान इस पालने को पसंद नहीं करते थे। वह लेट गए, लेकिन लेटने से क्या होता। हवा तेज थी। वह लहरों को और ऊंचा उठाने लगी। लेटने में भी खैरियत नहीं थी। जवानों को कयाने लगी। वह सर टेक कर उल्टी करने लगे। घंटे 2 घंटे यहाँ या एक पहर 2 पहर की बात नहीं थी। पूरे 3 दिन तक समुद्र ने जवानों को तंग करके रख दिया। उस समय कोई कर ही क्या सकता था। अंग्रेजों को अपने काले सिपाहियों की उतनी परवाह थी जितनी कि कसाई को हाँक कर ले जाते वक्त अपने बकरों की। वह कोई खट्टी नमकीन चीज़ तो दे सकते थे, पर किसी ने कोई ख्याल नहीं किया। 3 दिन बाद उनकी पुछार हुई। सबको लेटे रहने की इजाज़त नहीं दी गई। सुबह 7 बजे जहाज़ के डेक पर परेड लगवाई गई। इसके लिए बार बार जहाज़ में अलार्म बजने लगा। जहाज़ को धोया गया। लोगों ने कह करके उसको गंदा कर रखा था। परेड लगाने के बाद फिर छोड़ दिया गया, लेकिन किसी भी समय शत्रु के जहाज़ का आक्रमण हो सकता था या जहाज़ ही किसी समय तूफान में पड़ जाता, इसलिए समय समय पर खतरे का भौंपू बजता। फिर जीवन रक्षक पेटियों से लोगों को पहनाई जाती है। बतलाया जाता है कि जरूरत पड़ने पर किस तरह इन पेटियों को पहनकर तैयार रहना चाहिए और किन जवानों को जहाज़ के साथ चलने वाली कौन सी नाव पर जाना चाहिए। तूफान खतरनाक नहीं था। एक तरह जवानों को वह जहाज़ी यात्रा की शिक्षा देने आया था। मौसम ठीक होने पर अब वह जहाज़ पर चल फिर सकते थे। खाना पकाने के लिए अभी तक कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उल्टी के सामने किसको खाने की हिम्मत होती। अब उनके खाने पीने का इंतजाम किया गया। चपातियों के पकाने में बहुत तद्दुद है, चाहे बड़ा भी हो, लेकिन एक एक फुलका अलग अलग सेकना पड़ता। भात में बहुत सुविधा है। मन आधा मन को देग में डालकर 1 घंटे से 1 से अधिक खेप तैयार किया जा सकता है। घरवाली रोटी चावल दोनों खा सकते हैं, इसलिए वहाँ जहाज़ के पके भात से उनको कोई शिकायत ही नहीं हो सकती थी। चंद्र सिंह को तो अपने गांव छोड़े 1 साल भी नहीं हुआ था। खाने पीने में पहाड़ वालों को थोड़ी सी सुविधा है। रोटी को पूड़ी के बराबर ही शुद्ध मानते हैं, लेकिन उनके यहाँ ब्राह्मण राजपूत 2 ही जाते हैं जिसके हाथ का वह खा सकते हैं। बाकी सभी जातियाँ अछूत हैं, चाहे वह चमड़े का काम करती हों, लोहे का या सिलाई का। ब्राह्मण क्षत्रिय के अलावा सभी जातियों को वहाँ डोम कहा जाता है। लैंसडाउन में आकर उन्होंने देश से आए पाखाना साफ करने वाले लोगों को देखा और समझने लगे पाखाना उठाना भंगी का काम है और वह हिंदुओं में सबसे नीचा समझा जाता है। एक दिन यूं ही चंद्र सिंह ने भात पकाने वाले भाई से पूछ दिया, भाई जी आप कौन ठाकुर हो? हम सब जहाजी भंगी हैं। चंद्र सिंह का हृदय सन्न सा हो गया। वो धर्म भी गया, लेकिन तब उन्हें ख्याल आया कि मेरे अकेले का धर्म नहीं गया, 700 जवान धर्म को कुर्बान कर रहे हैं। किसी समय मन होता अपने और साथियों को भी और बात बतला दूं, लेकिन फिर हिम्मत नहीं हुई। सोचा बिना जाने ही यात्रा पूरी कर लें, यही सबके लिए अच्छा। रास्ते में जहाज अदन में जरा देर के लिए ठहरा, फिर चला। 24 वर्ष पहाड़ी तरुण ने किताबें भी तो नहीं पढ़ी थी कि रास्ते की जगहों का उससे थोड़ा भी ज्ञान होता, तो भी उन्होंने देखा अरब का विशाल समुद्र जब तक रहा तब तक उन्हें कहीं भी पानी छोड़कर और कुछ नहीं दिखाई पड़ता था। जब लाल सागर में पहुंचे तो उन्हें बराबर दाहिने बाएं भूमि दिखाई पड़ती रही। हाँ, नंगी और बहुत जगहों पर पथरीली भूमि जिसमें वृक्ष वनस्पति का पता नहीं था। गर्मी भी बहुत तेज थी। फिर वह सुएज की नहर में घुसे। यह छोटी नदी ही मालूम होती थी जिसके पार करने में बहुत समय नहीं लगा। पोर्ट सईद में कुछ ही समय के लिए रुके और फिर कोकनाडा भूमध्य सागर को चीरता बम्बई से चलकर 14 दिन बाद 14 अगस्त को फ्रांस के मार्सेई बंदरगाह पर पहुंच गया। जहाज़ घाट पर उतरते ही उन्हें बंदूक
टी, गोलगट्टे, गरम कपड़े मिल गए। अब जवानों को वहाँ से कैंप में जाना था। आगे आगे बैंड बज रहा था। 500 जवान मायसेई की सड़कों से निकले। शायद यह पहले भारतीय नहीं थे, लेकिन जिस तरह कालों के देश में आकर गोरे तमाशा बन जाते, वैसे ही गोरों के देश में आकर मुट्ठी भर काले भी तमाशा बन जाते हैं। बैंड बजा और लोगों ने कानों कान सुना कि इंडियन सैनिक सड़क से जा रहे हैं। सभी नर नारी देखने के लिए टूट पड़े। पुलिस का बाकायदा इंतजाम था। कोई जवानों के पास न पहुंचे, पर जनता पाती तोड़ने के लिए तैयार थी। भारतीय जवानों को रोक दिया गया। उनके चारों तरफ फ्रेंच पुलिस ने घेरा डाल दिया। अपनी भाषा में फ्रेंच नर नारी उनका स्वागत कर रहे थे। किसी लाल बुझाकड़ ने बतला दिया, बेंसू मदाम, बेंसू मदाम, और सबने समझ लिया कि वह हमारा इसी शब्द से स्वागत कर रहे हैं। हो सकता है किसी ने महिला से मिलने पर बॉन जू मदाम, शुभ दिवस देवी कह के सलाम करने को बतलाया हो, और हमारे जवानों ने समझा हो कि हमारे लिए ही कहा जा रहा है। उनको क्या मालूम था कि मदाम देवी और मोशियो महाशय में क्या अंतर है। बंदरगाह से 3 मील चल गए थे जबकि जवान को रुकना पड़ा। उस समय एक भारतीय हवलदार ने अपने अफसर से पूछा, हुजूर क्या बात है, जो सारे शहर के लोग हम लोगों को देखने आ रहे हैं। पुलिस वालों ने उन्हें रोक दिया और उन पर लाठियां चलाई। साहब ने हंसकर हवलदार से कहा, अभी हाल में फ्रांस में हमारी सरकार ने एक नया कानून बनाया कि कोई भी फ्रांसीसी किसी हिंदुस्तानी के साथ न मिले और न उसके साथ भाईचारे का बर्ताव करे, क्योंकि हिंदुस्तानी गुलाम है। किसी अंग्रेज अफसर ने मुंह से यह क्यों कहा होगा, लेकिन हिंदुस्तानी जवान जानते ही थे कि अंग्रेज़ों के लिए हम गुलाम से बढ़कर नहीं हैं, इसलिए उन्होंने स्वयं उस दिन की स्थिति की इस तरह व्याख्या कर दी होगी। जवानों को एक बहुत बड़े कैंप में जाना था जिसे मैनोवरी कैंप कहा जाता था। कैंप में 1 लाख आदमी थे। सबके लिए छोलदारियाँ टंगी हुई थी। सड़कों पर पानी का छिड़काव था। पंप और दूसरी तरह की आरामदेह चीज़ों के साथ साथ वहाँ झाड़ियाँ थी। कुछ देवदार जाति के वृक्ष भी थे और तरह तरह के फूल लगाए गए थे। देवदार और चीड़ के पेड़ पाती से बहुत दूर तक चले गए थे। भारत में देवदार 7-8 हज़ार फीट से अधिक ऊंचाई पहाड़ों में ही देखा जा सकता है, लेकिन यहाँ धरती पर ही वह मौजूद थे। जगह जगह पर वहाँ ठहरी हर एक पलटन का नाम हरी घास के अक्षरों में लिखा हुआ था। जवानों के स्वागतार्थ गारद प्रेजेंट आर्म शस्त्र अर्पण के लिए तैयार खड़ी थी। यह इतना बड़ा कैंप था जिसे देखने का मौका किसी जवान को उससे पहले नहीं मिला था। चंद्र सिंह और उनके साथियों को सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि जहां भारत में महासमुद्र में 10-5 बूंदों की तरह गोरे दिखाई पड़ते थे, वहां इस भूमि में गोरों के महासमुद्र में वहां कुछ बूंदों की तरह हैं। वह जिससे अपने देश में वह गोरा रंग समझते थे, वह यहाँ उनकी नज़र में भी काला दिखलाई पड़ता था। कैंप में पहुँचने पर पहले से ही मौजूद गढ़वाली सिपाहियों ने जय जय कहते नवागंतुकों का स्वागत किया। उन्हें भी छोलदारियों में बाँट कर उनका जलपान से सत्कार किया गया। पुराने सिपाहियों ने भारत और गढ़वाल के बारे में पूछा और नयों ने लड़ाई के बारे में। पास पड़ोस में रहने वाले सिपाहियों से भी मेल मिलाप बढ़ा। लैंसडाउन से चलते वक्त जिस दुर्भाग्य से ने पीछा किया था, उसने हैजा भेज कर ही छुट्टी नहीं ले ली, बल्कि यहाँ एक आदमी को दादर यानी कि छोटी चेचक की बीमारी में फंसा दिया। छूत की बीमारी थी, सारे कैंप में फैलती तो जर्मनों का भला होता, इसलिए 75 जवानों को अलग कैंप में रख दिया गया। दूसरे 300 आदमी जो बम्बई में आकर मिले थे, वह 17 अगस्त को फायरिंग लाइन युद्ध पंक्ति में भेज दिए गए। चंद्र सिंह की टोली में इसके लिए बड़ा असंतोष था। वहाँ दादरे वाले आदमी को बुरा भला कहने लगे। इसी ने हमसे भी पीछे रंगरूट हुआ को आगे भिजवा हमें पीछे रख दिया। चंद्र सिंह को यह इतना बुरा लगा कि वह अपने साहब के पास पहुँचे। हुजूर, मुझे दादरा की बीमारी हो चुकी है, अब दोबारा होने वाली नहीं है, इसलिए मुझे इसी टोली के साथ भेज दीजिए। साहब ने प्रार्थना नामंजूर करते हुए कहा, एक ड्राप निश्चित टोली का आदमी दूसरे में नहीं जा सकता, लेकिन यदि चंद्र सिंह चले गए होते तो फिर आगे की जीवनी वहीं ख़त्म हो जाती, क्योंकि इस पलटन के ऊपर जर्मनों ने ज़बरदस्त हमला किया था, जिसमें शायद अंग्रेज़ों ने भी गैस का प्रयोग किया था। हवा का रुख प्रतिकूल हो गया, इसलिए गैस इधर को ही लौट आई और आधे से ज़्यादा आदमी काम आए। इसलिए किसी ने कहा है, खाने में पीछे नहीं रहना और कटक में आगे नहीं जाना। यह कटक भी तो ऐसी थी जिसमें भारतीयों का कोई स्वार्थ नहीं था। उन्हें उसी अंग्रेजी साम्राज्य की रक्षा के लिए प्राण देना था जिसने भारत को गुलामी के शिकंजे में बांध रखा था।